लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत काला। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एमएल परिहार, जो पशुपालन विभाग से डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। अनुसूचित जाति समाज की आर्थिक, सामाजिक दशा और दिशा पर आज हम उनसे बात करेंगे। आइए मिलते हैं डॉक्टर एमएल परिहार से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी, नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अपने बारे में बताइए और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि राजस्थान में शेड्यूल कास्ट की आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी है। जी, अपने बारे में बताइए। जी, आपके इस प्लेटफ़ॉर्म पर आके मुझे खुशी हो रही है और इस जो विषय है, जी। मेरा जन्म पाली ज़िले के मारवाड़ का जो पाली ज़िला उसमें एक छोटे से गाँव में हुआ था और ग्रामीण परिवेश में पले-बड़े पिताजी खेती-बाड़ी और जो पारंपरिक पेशा था कपड़ा बुनना, शूज़ बनाना ये था। मौका मिला पढ़ाई करने का और मुश्किल हालातों में पढ़ाई की। फिर मैं सरकारी नौकरी में आया और पशुपालन विभाग में डायरेक्टर पद से मैं 2016 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके फिर उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सामाजिक सुधार के लिए जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर जो एक उत्तरदायित्व जो थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ, उस क्षेत्र के अंदर लेखन के ज़रिए, प्रकाशन के ज़रिए और जब कोई अवसर मिलता है अपनी बात को समाज तक पहुँचाने के ज़रिए, ये हम काम जी, तो शुरुआती शिक्षा-दीक्षा कहाँ हुई? गाँव में ही, पाली ज़िले के गाँव में ही हुई क्योंकि गाँव में इतनी बड़ी स्कूल तो थी नहीं, तो चौथी एक मेरे गाँव में हुई, 5वीं पैदल जाते थे, दूसरे गाँव में हुई, छठी कोई और दूर वाले गाँव में हुई, पैदल जाते थे। फिर सरकारी समाज कल्याण विभाग के छात्रावास हुआ करते थे, उन दिनों बहुत ही क्रेज़ था लोग वहाँ जाना। प्राइवेट स्कूल में इतनी थी नहीं, पढ़ने का माहौल नहीं था, इसलिए सरकारी स्कूलों में पढ़े, सरकारी मेडिकल? जो छात्रावास में ही रहे। और फिर पाली बांगड़ कॉलेज में रहने के बाद मेरा वेटनरी कॉलेज में एडमिशन हुआ और वहीं से फिर ये पशुपालन विभाग में मैंने नौकरी की और फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। जी। जी, इसके बाद कैसे इस क्षेत्र में कैसे आ गए? आपका करना का मतलब सामाजिक लेखा सामाजिक और या लेखन और हाँ, ये, सोच क्योंकि डॉक्टर का एक फ़ील्ड अलग होता है। जी, जी। तो क्योंकि इस सारी व्यवस्था को हमने देखा ही नहीं, भोगा भी है ना। जी, और भोगे हुए व्यक्ति की जो वेदना होती है, जो पीड़ा होती है, अगर वो कलम में आ जाए, अभी जुबान में आ जाए, लेखन में आ जाए, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है ना, हाँ। जैसा आप जानते हैं बहुत। हुँ। तो पढ़ते लिखते थे तो पाली जिला मारवाड़ का वो कहते तो है कि राजस्थान वीरों की धरती, सूरों की धरती, बाकायदा है। जी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ़ कुछ ख़ास कौमों का ही योगदान नहीं, बल्कि इसके अंदर वो हाशिए पे छोड़े हुए लोग, जो दलित, उपेक्षित, वंचित, शोषित लोग हैं, उनका भी डायरेक्ट, अपरोक्ष रूप से भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, इस राजस्थान को खुशहाल बनाने में, इसकी समृद्धि के अंदर और राजा-महाराजाओं के, राजवाड़ों के राज के टाइम में भी, अंग्रेज़ों के टाइम में, वो हर काल के अंदर इस कौम का रहा है। तो हमने भी देखा गाँव के अंदर उस टाइम के अंदर बहुत जात-पात, ऊँच-नीच, छुआ-छूत ये बहुत था ना। तो वो जो देखा हमने, फिर उसके अंदर बाद में हर जगह पे वो भोगना पड़ता था। घर से बाहर निकलते में, घर के अंदर भी, स्कूल में, कॉलेज में, बाज़ार के अंदर, चाय की होटल पे, सब जगह। तो फिर लगा कि इस और फिर समाज के अंदर खुद अपनी जाति के अंदर ही बहुत कुरीतियाँ थी ना, जी, कई तरह के धार्मिक अंधविश्वास, कई कुरीतियाँ, लोग बर्बाद हो रहे थे मृत्यु भोज में, मौसर में। तो वो सब देख के सोचा क्यों नहीं और अखबार पढ़ते थे तो फिर सोचा अपनी बात को उसमें भी लिखे। तो उस ज़माने में लेटर टू एडिटर कॉलम जो आते थे अखबारों में, उसमें खूब लोग लिखते थे। जी, फिर लोगों ने सपोर्ट किया, अखबारों ने सपोर्ट किया, जी, फिर बात आगे बढ़ी और फिर लेख लिखते गए बड़े-बड़े। फिर लेख लिखने में भी लोगों ने थोड़ा अच्छा उसको रेस्पॉन्स दिया, तो फिर किताब भी लिखने आ गई। जी। तो इस तरह से फिर ये सामाजिक सरोकार का जो भूमिका है, सरकारी नौकरी में रहते हुए भी सोच विचार किया और फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद तो अब पूरी तरह से इसमें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, राजा राम मेघवाल के बारे में आपकी जो शोध है और आपकी जो लिखा है आपने, जी, जी। उसके बारे में बताइए? जी, राजाराम मेघवाल राजस्थान के जो जोधपुर अक्सर जो लोग टूरिस्ट के रूप में या यूँ ही देखने जाते होंगे जोधपुर को, तो उस पहाड़ी पर
जो जोधपुर का मेहरानगढ़ किला बना हुआ है। और कभी लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा कि उस मेहरानगढ़ किले की नींव के अंदर एक अछूत मेघवाल के जानने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने अपने खुद की नहीं, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग लिखा है। किसी ने लिखा कि वो उसकी खुद की बलि दी गई थी, कुछ ने लिखा कि उसके माता पिता की। ये सारा जो वहाँ के जो रावों भाटों की बइयों में अलग अलग टाइम के लेखकों ने लिखा है कि जब मंडोर की राजधानी के बाद राव जोधा जी ने जोधपुर के अंदर जो किला बना रहे थे, उस किले में ज्योतिषियों ने कहा कि क्योंकि वहाँ बार बार युद्ध होते थे और हार जाते थे, तो उन्होंने ज्योतिषियों ने सलाह दी, जोधपुर की ज्योतिषियों ने, कि राजा को एक 32 सारी बलि देनी चाहिए, मतलब ऐसा 32 लक्षणों वाले पुरुष की बलि दी जानी चाहिए उसकी नींव में, ताकि उसका जो साम्राज्य लंबे समय तक चलेगा, उसके साम्राज्य में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और हमेशा जीतेगा। तो इस हिसाब से राजा उस टाइम मान लेते थे, ज्योतिषों की बात मान लेते थे कि यार, क्योंकि युद्ध बहुत होते थे एक दूसरे, कभी जोधपुर का कभी बीकानेर का, एक दूसरे पे राजा महाराजे आपस में युद्ध कर दे। तो सब जोधपुर के अंदर बात चलाई, पूरे क्षेत्र में कोई तैयार नहीं हुआ। कौन तैयार होते थे कि भाई बलि दी जाए, जीते जी? कोई तैयार नहीं, खुद भी नहीं हुए। लेकिन आखिर में क्योंकि मेघवाल कम्युनिटी वहाँ पे उस किले के आसपास रहती थी और बड़ा राजा महाराजा और उस परिवारों से, कोई घोड़े के काम से इसके काम करता था, कोई और दूसरे काम करता था, बड़ा समर्पित होता था, मतलब वफादार कौम कहलाती थी। मेघवाल वहाँ मेजोरिटी में थे। उसके अलावा अनुसूचित जाति की और भी जातियाँ थी, वो भी किसी न किसी रूप में सत्ता के बहुत वफादार होते थे, है ना। तो उस राजा राम मेघवाल, जो सायपुरा मोहल्ला है, जो आज के टाइम में सोजती गेट के अंदर है, वो मेघवालों का मोहल्ला हुआ करता, तो वहाँ से वो राजा राम को तैयार किया गया, अलग अलग लेखों के अलग अलग किया गया उसको। और उस तीनों लोगों की जोधपुर किला जो बना, और उस किले की नींव में जिंदा उसको बलि दी गई थी, उसको सारा इतिहास में लिखा गया है। जी। उसके बाद कई सालों तक, मतलब सदियों तक उसकी कोई बातचीत नहीं हुई, उनके नाम पे कोई स्मारक बनाया गया। अभी आधुनिक युग के अंदर, आज़ादी के बाद में, किसी ने मांग उठाई उसके परिवार वालों ने कि भाई हमारे पुरखों ने एक बलि दी थी, तो आप कहीं जो भी मेहरानगढ़ किले जाते तो रास्ते के अंदर, मतलब किले में थोड़ी चढ़ाई चढ़ते, तो एक दीवार पे एक छोटा सा स्टोन हल्का सा लगाया 1-2 फुट का, जिसमें लिखा हुआ कि राजा राम की बलि दी गई थी। अभी उसके बाद जो वर्तमान कोई राज परिवार का उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई राजा राम जी के नाम पे एक मूर्ति भी, चौराहे भी बनाया है, एक कॉलोनी का नाम भी दिया है। तो ये राजा राम मेघवाल की बलिदान की और उसकी कहानी है, जो इतिहास में ज़्यादा दर्ज नहीं हुई है। जातिवादी मानसिकता के जो इतिहासकारों ने, उनको कहीं दर्ज नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि बइयों में, बाटों की, रावों की बइयों में सब लिखा हुआ है। मैंने भी वो किताब शोध के साथ एक इतिहास को सामने लाने के लिए कि भी राजाओं को अंधविश्वासों पे नहीं रहना चाहिए और मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए, जैसे सम्राट अशोक ने रखा वैसे ही। जी। डॉक्टर साहब, मीरा के गुरु रैदास कहे जाते हैं, जी, इस बारे में आप कुछ बताइए? बिल्कुल। मेरा कहाँ चित्तौड़ और कहाँ काशी, जी। जहाँ कबीर पैदा हुए, कहाँ रैदास पैदा हुए। जी। तो काशी मीरा को भी ये फिल्मों ने या और कई लेखकों ने मीरा को, मेरी नज़र में, मैं को अल्पज्ञ हूँ, कोई ज्ञानी नहीं हूँ इस क्षेत्र में, लेकिन मेरा जहाँ तक थोड़ा बहुत अध्ययन है, मीरा को इन लोगों ने कि मीरा पर घुंघरू बांध के मीरा नाची नहीं, मीरा का बहुत अच्छा गहरा जो था, चिंतन था, मनन था। तो उस रविदास जी को जो अपना गुरु माना, वो कोई कम बात नहीं है। और कहाँ रविदास जी काशी में है और कहाँ मीरा चित्तौड़ में थे। तो उसके बावजूद भी उनकी योग्यता को देखे, और उस टाइम भी रविदास जी चमड़े का काम करते थे। जितने भी संत हुए सर, मैं आप कहना चाहूँगा कि जितने भी कबीर हुए, रैदास हुए, और जितने भी जो अछूत पिछड़ी कई जाली कौमों में जो संत महापुरुष है, वो सब अपने पारिवारिक पेशे के साथ करते हुए ये सारी बातें आगे बढ़े। ये सब ध्यान चिंतन की बात की, घर गृहस्थी छोड़ के नहीं की, सब करके किए। तो रैदास भी अक्सर आते थे, रविदास जी चित्तौड़ में आते थे। तो राज परिवार, जैसा कि लेखकों ने, इतिहासकारों ने लिखा है, राज परिवार नाराज था कि भी एक चमार कहे जाने वाले व्यक्ति यहाँ, उनकी मीरा उनकी कैसे शिष्य थी, और सारी बातें, बाद की बातें
अभी भी वो छतरी बनी हुई है। जी। कहते हैं कि जब उस टाइम में जब रविदास जी यहाँ आए थे तो बहुत बड़ा संवाद हुआ था। इधर राज परिवार बैठे थे, इधर ज्योतिषी या वो बैठे थे, तो जी। हाँ, तो जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, ज्ञान के नाम पर बहुत चर्चा होती थी। शास्त्रार्थ। हाँ, शास्त्र हुआ थे। तो फिर एक किताब में जैसा मैंने पढ़ा है, तो उस टाइम वहाँ पे रविदास जी का उस लेखक ने लिखा है। माना हाँ, उनके ज्ञान की हाँ, सराहना की है। हाँ, हाँ, यहाँ तक लिखा है किसी लेखक ने तो कि उनकी वहाँ पे हत्या हुई थी। तो फिर मीरा बहुत नाराज हुई और कि मैं इस यहाँ से निकल जाऊंगी, मेरे गुरु को बख्शा। तो अभी वो छतरी बनी हुई है। हाँ, इतिहास के शोध और विषय बीच की में रैदास पैनोरमा बनाने की भी बात आई थी। रैदास जी की छतरी भी वहाँ के लिए वो तो उस काल से वो रविदास मीरा जी वहाँ से निकली जब परिवार, जैसा मैंने पढ़ा कि जब वहाँ से चित्तौड़ से निकली तो उन्होंने छतरी बना के फिर आगे की बात लोग बताते नहीं है। आगे आगे क्या हुआ, क्या मेरा हुआ? है ना। हाँ, वो जबकि सब वो भी लिखा हुआ है लेकिन वो सामने नहीं रहते हैं। उनका उनके ज्ञान को, उनके जो दर्शन को और रविदास जी के प्रति उनकी जो आराधना है, आराधना वो है, उनको उसको देखा जाना चाहिए कि वो जो फिल्मीकरण हुआ ना, वो मीरा का सही स्वरूप नहीं है। जी। तो ये कई तरह की किताबें आई है। तो पैनोरमा जहाँ तक माने कि कुछ सालों बाद गई सरकार ने पैनोरमा चित्तौड़गढ़ में बनवाया था रैदास पैनोरमा। रात बना है क्या आपके ध्यान में? हाँ, ऐसा आई थी, बात आई थी, खबर आई थी कि रैदास पैनोरमा बनाया जाएगा। और रैदास की छतरी किले में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रैदास जी की छतरी किले में है, तो ये एक बड़ी वो इसलिए कि ना अगर कुछ और बात होती तो किले में कौन ये, जैसा मैंने जी, कहा जी। कि मीराबाई के कहने पे छतरी उन पगलियां बने हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। रैदास जी के पगलियां बने हुए, जी, पदचिन्ह बने हुए पदचिन्ह। उनकी उनके इलाके में। तब फिर वो वहाँ से निकली थी। फिर आगे वो भी लिखा हुआ, वो आज का विषय नहीं है। जी। ये बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव के बारे में भी आपका बड़ा अच्छा शोध है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बस अध्ययन और थोड़ा सोच विचार रखते हैं। उनके बारे में भी बताइए। रामदेव जी के बारे में भी बहुत सारी बातें झूठी कही गई है। उनको एक चमत्कारी लोक पुरुष देवता बताया। ना पुरुष बता दिया। मेरे पिताजी बिल्कुल स्कूल नहीं गए, अनपढ़ थे, लेकिन वो रामदेव जी के जो 24 प्रमाण हैं, हुँ, रामदेव जी के बारे में वो बहुत अच्छा जानते थे। बहुत अच्छे कबीर के गाते थे, कबीर को जीते थे मेरे हुँ, पिताजी। हुँ। और एक तरफ शूज़ बनाते थे, जूते बनाते थे, एक तरफ तो कपड़ा बनाते थे और साथ में कबीर को गाते थे, रामदेव जी को गाते थे। तो रामदेव जी को जिन्होंने पढ़ा, समझा, मेरे पिताजी भी अनपढ़ थे उस ज़माने में। वो कहते ये सब चमत्कार के आंधिया ने आँख दिराई ने, पांगला ने पांग दिराई ने, कोडियारो कलंक मिटायो ने, ये सब बाद की बातें हैं। उस साम कहानियाँ बना दी हाँ, गई। काल्पनिक कहानियाँ। रामदेव कहानियाँ जी बन जैसे एक सामाजिक चेतना के पुरुष को, एक सिद्ध पुरुष को उनकी जो 24 प्रमाण पढ़े तो सारा ये अंधविश्वास के खिलाफ बातें हैं। जी, जी, जी। तो रामदेव जी का फिर बाद में उनकी तो कब्र बनी थी। कई सालों तक तो उनकी कब्र रेत में ही दबी रही, कोई सुनने, पढ़ने, देखने वाले नहीं था ना। लेकिन बाद में जब इसका सारा सांप्रदायिकरण हुआ, इसको किसी धर्म में मिलाया, फिर इसको रोजी-रोटी का साधन बनाया, धार्मिक स्थान बनाया और फिर जब कमाई शुरू होनी तो राजपूतों ने कहा कि ये हमारे थे, वो थे। लेकिन जब इतिहास कहता है कि भई 600 साल पहले की बात में अवतार कहाँ? अवतार तो कहीं बात ही नहीं है। बात ही नहीं था। उस ज़माने में आधुनिक युग में तो कोई अवतार हुए ही नहीं ना। जी, जी। अगर कृष्ण के अवतार थे तो वो तो कहीं शास्त्रों में लिखा ही नहीं थे कि जी, कृष्ण रामदेव जी कृष्ण के अवतार थे, जी। तो वो उस 10 अवतारों में है ही नहीं ना। तो रामदेव जी शायर जो मेघवाल है, जो जयपाल उनकी गोत्र थी, जिनके घर जन्म हुए थे और फिर बाद में उनका और उस अजमल जी के परिवार का बहुत घनिष्ठता थी। मतलब ये ना अक्सर गाँव के अंदर एक अ, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति और राजपूत परिवार। समाज या और कोई वो जात के बहुत यूँ गणित कामकाज के अंदर ये देखभाल के अंदर होती है। तो जब जन्म हुआ था तब उनको वहाँ भेजा गया था। वो एक लंबी कहानी है। तो रामदेव जी जा का मेघवाल जाति, क्योंकि वहाँ मेघवाल बाहुल्य था, तो वो जन्म हुआ। फिर वहाँ वो पाला पोसा, बड़े हुए और बाद में भी राजपूत समाज ने रामदेव जी को जब जब उनकी समाधि हुई, हुँ। उनकी समाधि तो बहुत 30-33 साल की उम्र में हुई थी, जी, हुए। समाधि ली थी।
डालीबाई जो मेघवाल परिवार में से थी, उन्होंने समाधि ली। उस तक तो रामदेव जी को तो बहुत कोसा गया ना, उनको तो अपने ससुराल में भी नहीं माना जाता था कि ये राजपूत है। तो ये सब इतिहास के शोध की बातें हैं, विषय हैं, तो इनको खोजा परखा जाना चाहिए। लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि वो एक मेघवाल परिवार में जन्मे थे, राजपूत परिवार में उनको बचपन में होते ही वहाँ ले जाया गया, अजमल जी के कहने पर वहीं बड़े हुए, और बाद में सारा इतिहास उनकी जो वैज्ञानिक साधना तो की उनका बातें जो थी, जो समाज सुधार की बात थी, समाज छूत सुधार के खिलाफ बात थी, हम्म, सबको हिल मिल कर रहने की बात थी, जी। सामाजिक समानता की बात थी, ऊंच नीच मिटाने की जो बात थी, उनका जो दर्शन था वो सब मिटा दिया गया और अंधविश्वासपूर्ण काल्पनिक बातें उनके साथ जोड़ दी गई, और लोग फिर अभी भी सेल कास्ट के लोग अधिकतर उनके नाम पे के नाम अग्रसर पे हुए। लेकिन अब वापस धारा जो जब बदल रही है, और नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि भाई रामदेव जी एक समाज सुधारक थे, अंधविश्वास और इनसे कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक शब्द काम में लिया, अंधविश्वास। जी। पढ़ाई लिखाई का जो आया है अनुसूचित जाति समाज में, तो अंधविश्वास कम हुआ है, रुका है, ज्यादा हुआ है, या क्या स्थिति है, इस पर बताइए। राजस्थान के राजस्थान के पर पर बात करेंगे अपन, है ना। और इसको अपन पूरे देश के रूप में भी ले सकते हैं। ये आज हम अच्छे सूट बूट में बैठे हैं, घोड़ा गाड़ी सारी सुविधाएं हैं, ये एक पीढ़ी पहले नहीं थी। अच्छा। अनुसूचित जाति की, मैं मेरे परिवार की, राजस्थान की शेड्यूल कास्ट की जितनी जातियां हैं, मेघवाल, रेगर, बलाई, खटीक है, डोली है, और भी कई जातियां हैं, नायक है, सरगरा है, ये जितनी भी जातियां, मोची है, इनकी एक पीढ़ी पहले, आज़ादी से पहले, बाबा साहब इस दुनिया में जब नहीं आए थे, उनसे पहले, और बाबा साहब के आरक्षण की वजह से सुविधा नहीं भुगती, सारे जातियों की जिंदगी एक मरे जानवर के आसपास थी। अच्छा। कोई मरा जानवर उठा के डालता था, कोई चमड़ा उखाड़ता था, कोई चमड़े को रंगता था, जटी को उसको बेचता था, ऊन बेचता था, वो कोई जूता बनाता था। जी। तो सब उस मरे जानवर के आसपास। आसपास। लेकिन एक ही पीढ़ी में ये सब काया पलट हो गया, वो एजुकेशन के कारण, जी। शिक्षा के कारण आया, नौकरियां मिली, आरक्षण के कारण नौकरी मिली, आरक्षण के कारण जी। इतना कोई वो मार्क्स इतने अच्छे नहीं होते ना, कई सुविधाएं नहीं मिलती थी, तो उसमें नौकरी मिली, खुशहाल हुए, घर परिवार में एक ही बार में काया पलट हो गई, एक ही पीढ़ी में। एक एक पीढ़ी। तो आपने जैसे कहा कि पढ़े लिखे लोगों में क्या अंधविश्वास कम हुआ कि ज्यादा हुआ, मैं इसको अंडरलाइन करके कहूंगा कि ज्यादा हुआ। ज्यादा हुआ है। जब पैसा आया शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास, तो जो अफसर बने उनकी बीवियां अनपढ़ थी जी। या कम पढ़ी लिखी थी, उन्होंने पूरे परिवार को संभाला, देवर के, ननद के बच्चों को, दूर के रिश्तेदार के बच्चों को घर में रख के पढ़ाया, अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया, पूरे परिवार को संभाला। लेकिन पढ़ी लिखी शेड्यूल कास्ट की अधिकतर, मैं सभी नहीं कह रहा हूँ, अधिकतर लेडीज बड़े अफसर बन के वो सब कर्म कांडों और अंधविश्वासों में, जिन ब्राह्मणों की बुराइयां करते, बिचार ब्राह्मण तो इतना करते नहीं जितने हमारे शेड्यूल कास्ट की औरतें, जब पैसा आ गया तो क्या करे, सारा अंधविश्वास, जो करवा चौथ नहीं थी, वो व्रत नहीं था, वो पूजा पाठ नहीं थी, वो नहीं था, वो सारा अपनाया आदमियों ने। और इससे भी बढ़ के काम क्या, क्योंकि वो है ना, उसका एक ईगो सेटिस्फाई करना था उसके, क्या मैं भी सवर्ण की तरह दिखूं, मेरा घर भी श्रवण की तरह दिखे, पड़ोसी के अंदर इतने काम काज हो रहे, वो फलाना तीर्थ यात्रा में जाता है, गंगा यात्रा में जाता है, कुंभ में नहाना जाता है, तिरुपति जाता है, तो मैं भी क्यों नहीं जाऊं, है वो भी, जबकि उनके पुरखों नहीं गए, ज्यादा से ज्यादा रामदेव जी भी पैदल यात्रा जाते थे, इसके अलावा कोई देवता नहीं था उनके। अच्छा, मैं मेरे घर की बात मोहल्ले राजस्थान में मेघवाल जाति, मेरा मेघवाल जाति में संयोग से जन्म हुआ, वैसे अभी मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूँ। वो मोहल्ले के अंदर एक थूपा हुआ करता था, मंदिर भी नहीं, ये गोड़ गोड़ ये सो थूपा, स्तूपा स्तूप जैसा होता, पुराने स्तूप भगवान बुद्ध के, वो स्तूप क्या थूपा होता था। और शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों में, क्यों मैं जी सिर्फ उसी के नहीं, थूपा होता था, उसके अंदर एक मार्बल के पत्थर पे 2 पगलियां होते थे, एक चीतड़े का कपड़े का घोड़ा होता था, जो भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, कि वो गए तो वापस घोड़ा कंध तक बिना सवार के आया था। पगलियां भगवान बुद्ध के
चिन्ह होते थे। 500 साल तक भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी मूर्ति नहीं बनी, हम्म। पगलिया होता था। फिर हर उस थूपे के बाहर या मंदिर के बाहर एक पचरंगी ध्वजा होती थी। अच्छा, वो पचरंगी पंचशील जो भगवान बुद्ध का कह सकते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। पंचरंगी ध्वजा। फिर पीपल की पूजा होती थी। अच्छा, सारी शेड्यूल कास्ट की जातियां पीपल को जलाते नहीं थे। हम्म। पीपल दूसरी लोग कहते थे कि पीपल में भूत बसे हैं, पीपल में चुड़ैल बसे हैं, हम्म। लेकिन हमारे लोग पीपल को पूजते थे। हाँ हाँ, और सभी शेड्यूल कुल्हाड़ी भी नहीं चलती थी नहीं नहीं संगवारी। पीपल की मैं कहूँ जी। छाल भी आती थी, हम्म। तो भी मान लो गलती से कोई छाल या लकड़ी आ जाती तो उसको उसको घर में से छाट के वापस पीपल के पेड़ के वहीं पास पे रखेगा। इतनी पूजा। उसकी उसकी वो वैज्ञानिक और लेकिन परंपरा थी ना सर, हाँ, शेड्यूल कास्ट की जितनी जातियां ये सारी बौद्ध नाथ सिद्ध परंपरा से आई, ओ उस परंपरा से आई हुई है। बौद्ध बौद्ध सिद्ध नाथ नाथ। सिद्ध। जब भारत से बुद्धिज्म का विलोप होने लगा तो उसको संभाला नाथों ने, नाथों ने। फिर सिद्धों ने, फिर उन्होंने संभाला। नाथ सिद्ध परंपरा के लोगों ने जी। संभाला। तो वो सारी परंपराएं थी। तो अंधविश्वास आपने जैसे कहा कि पढ़े लिखे तबके के अंदर अंधविश्वास ज़्यादा है। वो अभी देखो, अभी आज हमारे टाइम में कोई ऐसा रिवाज नहीं था। अब शादी होती तो हल्दी की एक अलग फेस्टिवल होता है ना, हाँ, मैं प्री वेडिंग, शादी से पहले एक अलग होता है ना। शादी हो गई। और शादियां देखो पढ़े लिखे जो परिवारों की शादियां बड़े बड़े होटलों में होती है, इतना राजसी ठाट के साथ बड़ी महलों में होती है। और भंडारे भी लग उतना ही खर्चा होता है जितने रुपए में हमारे घरों में शादियां हो जाती थी, उतना रुपए में तो एक दुल्हन का श्रृंगार होता है। श्रृंगार होता है। तो ये सारी कुरीतियां, ये सारे अंधविश्वास, धार्मिक अंधविश्वास भी जैसे आपने कहा, अभी हमारे तो जमाने में कभी कुंभ के नहाने ही नहीं जाते थे, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग अभी कोई रिटायर होने के बाद एमएलए बनने की भूख में कोई पैसा आ गया तो खर्च कहाँ करे, कुंभ के मेले में जा रहे हैं ना, या फ्लाइट से कहीं और तिरुपति जाने, रामेश्वर जा रहे हैं ना, या कोई और तरह के तीज त्योहार मना रहे हैं ना। मेरा कहने का मतलब आपने कोई बहुत एक साथ बहुत सारी चीजों को छेड़ दिया, मतलब आफ्टर जो अ, आजादी के बाद जो एकदम से चेंज आया नौकरियों में आने के हाँ बाद, तो वो जो सेगमेंट है कि एक पीढ़ी जो है नौकरी हुई, फिर उसके बाद चेंज आ गया, और फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी तो बिल्कुल दूसरी दिशा में चली गई। तो आजादी के बाद का जो पीरियड था उसको 90 तक और 90 के बाद, ये दो सेगमेंट में अलग करके बताइए कि हाँ 90 तक तो नहीं था। अच्छा, क्यों 90 तक तो जैसे मैं मेरी पीढ़ी की बात करूं, हमने नहीं देखा, इतना नहीं किया, क्योंकि पैसा ही बड़ी मुश्किल से आया। जी। नौकरी लगी तो सैलरी आती थी, वो घर का कर्ज उतारने में, या घर मकान बनाने में छोटा सा, या और कोई उस टाइम में बहन वारी ने किया बहन के शादी शादी, तो वो आता, नौकरी में पैसा आता था। फालतू के अंधविश्वास में कहीं लगा टाइम ही नहीं था हाँ। इतना इतना भाई छोटा है तो उसको पढ़ाना, हम्म। बहन की भांजे की शादी में थोड़ी मदद करना। तो जो जो आज़ादी के बाद जो पहली पीढ़ी के लोग थे, वो नौकरी का पैसा, और वो उन ज़्यादातर के लोगों के पास काफ़ी अच्छे ढंग का पैसा है नौकरी का, तो वो पैसा है वो सारा घर परिवार की खुशहाली में उसको थोड़ा की ढंग से जिम्मेदारियों में निक गया। तो कर्म का अंधविश्वासों में नहीं लगा। लेकिन उसके बाद की पीढ़ी आई ना, जैसे तो उसके बाद की मतलब वो दूसरे उनके वंशज, उनके बेटे बेटियां होते, उनको कोई उन्होंने ना तो जाति व्यवस्था जाति को का भोगा, ना छुआछूत भोगा, ना अंधविश्वास भोगा, देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो दूसरों की देखा देखी उन्होंने आज की जनरेशन के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के जो अफसरों के बच्चे हैं, जो भले आईपीएस बनो, ना आईएएस बनो, ना आरएस बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, उनको समाज से कोई मतलब नहीं, घर परिवार की रिश्तेदारों की मदद करने से कोई मतलब नहीं। वो सब पैसा आराम से अपने खूब क्रेडिट कार्ड रखेंगे, खूब महंगी गाड़ियाँ खरीदेंगे, खूब बड़ा भले उधार पे बड़े-बड़े बंगले रखेंगे, बड़े-बड़े टूर करेंगे। तो यूँ करके वो सारा अंधविश्वासों पे भी कोई भी ऐसे आप दिवाली पे देखो, इतना उनका जो सोशल मीडिया में वो अपना प्रदर्शन करते हैं जी। ना, यूँ घर को ऐसे सजाएँगे जैसे वो महल सजाया है ना, जबकि हमारे टाइम में ऐसा कोई होता नहीं है। लोग पर्व की तरह मनाते थे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज़्यादा गंभीर विषय जो है छेड़ दिया। आपको नहीं लगता है कि शेड्यूल कास्ट में भी एक 4 जो है वो बन गए हैं, जैसे वर्ण बन गए हैं या वर्ग बन गए हैं 4 अलग-अलग, कि एक तो आईएएस, आईपीएस हो गए, कुछ नेता हो गए, फिर कुछ बीच की नौकरी के हो गए, फिर थोड़ी नीचे की कैटेगरी के लोग हो गए। बाकी जो 84% है, वो गाँव में ही रह गया। 16% ही लोग आए हैं नौकरियों में, तो उसमें भी क्या 4 वर्ग बन गए हैं क्या? ये जो नौकरी पेशा जो लोग हैं, आर्थिक 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 दृष्टि से जो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही है।
ये जो वर्ग बने ना, जी। ये तो बेचारे इनके आगे तो वो ब्राह्मण भी शर्माए। अच्छा। इतना खतरनाक वर्ग बन गया ना। जी, जी। जिन ब्राह्मणों को कोसते थे, वो तो ब्राह्मण अब कहीं काम करता है, नौकरी करता है और कहीं काम करता है। वो अंधविश्वास है, वो उनके घर में तो मनुस्मृति नहीं है। जी। जीते हैं, लेकिन ये जो वर्ग बने ना शेड्यूल कास्ट में, जो हाँ, आरक्षण के आरक्षण के नौकरी जो हाँ, मिलने लाभार्थी, आरक्षण के हाँ, आरक्षण की लाभार्थी। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी जो दूसरी बड़े हैं ना, उसके अंदर वर्ग सिर्फ आर्थिक ही नहीं है जी, उसके अंदर वर्ग पारिवारिक सामाजिक हो गए। वो रिश्ते उनके उनके गांवों के अपने कौम के लोगों के साथ नहीं होते। अच्छा। शेड्यूल कास्ट के ज़्यादातर अफसरों के बेटे हैं, बेटियों की शादियां अब कहाँ होती है? या तो वो लड़के खुद ही नौकरी में होते हैं, उनके बेटे हाई फाई उनकी होती है, तो वो दूसरी जातियों के लोगों की लड़कियां खुद तैयार रहती है। वो जाति को इतना तवज्जो देती नहीं। आज से 25 साल बाद पहले संतानें होगी बाद में, हुँ, कौन देखेगा जाति? तो शेड्यूल कास्ट के ज़्यादातर लड़कों की शादियां आज के ज़माने में वो जनरल कास्ट में हो रही है। जी, जी। तो एक तो ये तो पारिवारिक रूप से ये वही चेंज आया है। आर्थिक रूप से भी वो वर्ग इतना आगे बढ़ गया कि वो अपने गांव से कट गए, गांव भी नहीं जाते जी। ज़्यादातर लोग। अपने सगा भाई भी, या इवन कि गांव में अपने माता पिता भाई जो घाघरा लुगड़ी पहनते हैं, जी, वो तो वो दिखता ही है। शहर में आता तो उनको ऐसा लगता कि ये अछूत आ गए। वो उनके बच्चे के अपने काका ताऊ दादा नानी से बुआ, वो भी फूफा। इतना उनका ये शब्दावली तो उनको पता ही नहीं, उनको घर में रखना भी उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। अच्छा। तो ये क्लास बन गई जो छुआछूत दूसरों से कहते थे कि हमारे ऊपर हाँ, छुआछूत हाँ, हाँ। करते थे, वो तो जातिगत छुआछूत था। अभी देखो विद इन फैमिली पारिवारिक छुआछूत। पारिवारिक जो छुआछूत है, ये कितना इसको लोग दूसरों को पता चलता है तो वो ताजुब करते हैं, दूसरों पे बात कर तुम्हारे अंदर घर परिवार के अंदर ही छुआछूत है ना। ऐसी स्थिति है डॉक्टर साहब? है आप शहरों में देखो ना, जयपुर के अंदर कई शेड्यूल कास्ट के बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनियाँ, मैं नाम नहीं लेना नहीं चाहूँ, पॉश कॉलोनियाँ जहाँ पे शेड्यूल कास्ट के बड़े बड़े अफसर रहते हैं, खाली मियाँ बीवी। अच्छा। बच्चे अच्छे तो कोई विदेश विदेश में में रहते है। हैं या और कोई नौकरी करते हैं, वो कभी कभार आते हैं या शहर में ही रहते हैं, बड़े बड़ी नौकरियां, वो दोनों वहीं रहते हैं। तो अब बड़े बंगले तो बहुत बड़े, हुँ। अगर मान लो कोई गांव का आदमी, उसका कोई दूर का रिश्तेदार आ जाए, तो बेचारा वो आने में संकोच करता है कि मकान इतना बड़ा है। नहीं बड़ा नहीं, वहाँ पे फिर मेरे को साहब कहेंगे कि तू यार तो क्या ना है, काहे ना आया? राजस्थानी में बोलिए डॉक्टर साहब। राजस्थानी बोलिए, आप बहुत अच्छी बोलते हैं। हाँ। क्यों आयो भाई रे, तने अट कोई काम यहाँ आयो तो कदी जाई पाचो अच्छा, हम कब जाएगा? को बताओ। है या फिर वो फोन कर ले कैसा काका जी यार भाई साहब यार कुछ के मैं के जयपुर हो रही हो सर, तो फिर कुछ बाहर नु बना ले, अरे मैं जयपुर में नहीं हूँ, अरे मैं तो दिल्ली जा रही हूँ, हमारा काम दिया तो बाद में यूं करे टाला पचे आए जे, पचा है ना। पचे आए जे। तो ये हालात है, बंगले खूब बड़े, गाड़ियाँ खूब बड़ी है, लेकिन अपने परिवार के लोगों के लिए गांव में जो रहते हैं उनके लिए जगह नहीं है। तो ये कि क्लास बन गई, सामाजिक बन गई, आर्थिक बन गई, शैक्षणिक बन गई, सारे इतना दूरियां बन गई। हाँ इतना हो मतलब गया। एक बड़ा ये जो आप बता रहे हैं, क्या वास्तव में है डॉक्टर साहब कि लोगों में भेदभाव बढ़ गया है? मतलब शेड्यूल कास्ट में या आपस में भेदभाव शुरू हो गया है? भारी आप भारी। हम जयपुर इलाके की बात है, आज से एक पीढ़ी पहले 50-30 साल पहले जाटव, बैरवा, बलाई, रेगर ये सब के रिश्ते होते थे, अच्छा। जब कम पढ़े लिखे लोग थे। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर? हाँ, आप दौसा में जाइए, जो आज जो बैरवा है ना, हम्म। उनके पिता का सर्टिफिकेट बलाई का है। अच्छा। हाँ, और उसी इलाके में रेगर, उसी इलाके में जाटव, हम्म। रहते सब अलग जातियां अब, लेकिन इनमें 20 साल पहले रिश्ते होते थे आपस अच्छा। में। अब जब पढ़ लिख गए तो बैरवा कहे कि नहीं हम तो अलग, जाटव के हम अलग। अब जी। देखो पढ़ लिख कर अनपढ़ लोग घनिष्ठता थी, रिश्ते होते थे, लेकिन अब पढ़े लिखे होने के बाद सब जातियां, फिर पॉलिटिक्स आ गई, हम्म। तो एमएलए रेगर बनेगा तो वो सारे दूसरी जातियों का बुराई करेगा, बैरवा बनेगा तो वो सब दूसरी जाति, मेरे वोट नहीं दिया, मेघवाल बनेगा तो वो सब दूसरी जातियों का विरोध करेगा। तो जो रिश्तेदारी होती थी, जी। अब जैसे बलई, मेघवाल, भांबी, भांबी, मेघवंशी, सूत्रकार, सूत्र सब एक ही है। अच्छा। लेकिन पढ़ लिखने के बाद सब कहते हैं कि नहीं मेघवाल तो हमसे नीचा है, हम तो राजबलाई है। क्या बात कर रहे हाँ, हैं? हम तो राजबलाई है, मतलब आपस का, जबकि अब मेरा जन्म पाली जिले के मेघवाल जाति में हुआ, 10 किलोमीटर मेवाड़ की बॉर्डर आती है तो वहां पे बलाई बोलते हैं। अच्छा। थोड़ा इधर आओ तो मेघवंशी बोलते हैं। मेघवंशी, भांबी। मेरा सर्टिफिकेट मेघवाल का है, मेरे पिताजी का जो सब रिकॉर्ड्स के अंदर बाम्बी लिखा हुआ है। लेकिन
अब पढ़ लिखने के बाद जयपुर के बड़ाई मेवाड़ों से अलग समझते हैं, नहीं वो जाटव वो होते हैं वो अलग समझते हैं, जयपुर की बड़ाई तो अपने आप को प्रांत राजकला अलग कहते बोलते हैं। हैं। बैरवा से बैरवा यहाँ बैरवा है, और दिल्ली में सबके सर्टिफिकेट, क्योंकि वहाँ शेड्यूल कास्ट में नहीं है दिल्ली में, वो सबका सर्टिफिकेट कायम है बलाई में। अच्छा। हाँ, 2 साल के अंदर जितने ही बैरवा है उनके पिताजी का सर्टिफिकेट सब बलाई में, बड़ाई का है। और इनके दादा सबके चमड़े का काम करते थे। अच्छा। सब चर्मकार जातियां है, ये जी। चमड़े से जुड़ी हुई है, मरे जानवर के आसपास रहती थी जातियां, खटीक, मेघवाल, रेगर, बैरवा सभी। जी। लेकिन पढ़ लिख कर सब इतने बिखर गए, और दूसरों को जोड़ने चले थे हम, खुद ही कितने बिखर गए अब। हाँ, वो एक शेर है कि कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए, और कहाँ मयस्सर नहीं शहर के लिए। शहर के लिए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कही आपने। ये 90 के बाद का जो सेगमेंट है जी। कि जिसमें ये एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जी जी। इसकी वजह से समाज पे क्या असर हुआ, इस बारे में कोई शोध कोई हुआ? क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब जी। कि शेड्यूल कास्ट का कोई भी बच्चा आज केवल और केवल सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। दूसरे जो सेगमेंट थे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया या जैसे प्राइवेटाइजेशन आया जी। तो उसकी वजह से जो चीजें आनी थी जी। सरकार को, केवल सरकारी नौकरी के अलावा बहुत सारी चीजें थी। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जाते, जी। जैसे आप जो है सोशल मीडिया के सेक्टर में जाते, जैसे आप कंप्यूटर के सेक्टर में जाते, नौकरी ही एकमात्र जो है हो गया है शेड्यूल कास्ट के लोगों का, नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? बाबा साहब बेसिकली ही वाज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट। बाबा साहब मूल रूप से क्या था, अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री थे। अगर बाबा साहब को समझना है, उनका अनुयायी बनना है, तो पहले अर्थ को समझना होगा। बाबा साहब बेसिकली पॉलिटिशियन थे ही नहीं ना, और राजनीति शास्त्री तो उनको उनका जबरदस्त। सारा अध्ययन चाहे वो इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, भारत का हो, सब इकोनॉमिक्स के अंदर है जी, आरबीआई की स्थापना में वगैरह वगैरह वगैरह। तो बाबा साहब कहते थे मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। कब तक नौकरी मांगोगे मांगोगे में? जो आरक्षण का मतलब ये नहीं, कई लोग अपने शेड्यूल कास्ट के आज भी 3 घर परिवार पूरा आरक्षण का लेके कह रहा, फिर भी दूसरे को आने नहीं दे रहा शेड्यूल कास्ट के, और कह रहा जन्म आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भाई कब तक लेते रहोगे जी? तो आपने कहा कि जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का असर, जो इसका असर डेफिनेटली हुआ, और उस असर को देख के समाज को, पढ़े लिखे लोगों को सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, और अपनी तैयारी करनी चाहिए थी आगे। लेकिन वो किया नहीं। आज भी तैयारी करना तो दूर बात है, आने वाले इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है डॉक्टर साहब। जी जी, आने वाले टाइम में सबसे बुरी हालत शेड्यूल कास्ट के समाज की होगी, क्योंकि तैयारी नहीं है। एआई का जमाना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, और सारी जो युवा लोग है, युवा लोग बेरोजगारों की भीड़ है, वो पटवारी की न, टीचर की न, या पुलिस कांस्टेबल की न, वो छोटी मोटी चपरासी की नौकरी के लिए बीए पास आ रहे हैं डॉक्टर साहब। जयपुर ये जो आरएएस की तैयारी कर रहा, वो चपरासी की तैयारी कर रहा है, वो उसकी भी एग्जाम दे रहा है। एक आईआईटी बच्चा भी आया साहब, आईआईटी छात्र आया है डॉक्टर साहब। हाँ, अपने लोग, हाँ, जो जनरल कैटेगरी के लोग इस तरह नहीं आते, उनका माइंड क्लियर है कि मुझे किस दिशा में जाना है। अपने लोग, मैं जयपुर की बात करूं, यहाँ गाँव के लोग शेड्यूल कास्ट के आते हैं, बेचारों को पूरे गाइडलाइन, उनको गाइडेंस मिलता नहीं है, और हमारे जो रिटायर्ड अफसर या अफसर है वो और ही चीज़ों में मस्त है, तो बेचारे 5-5 साल तरह तरह की कोचिंग करते हुए वापस जाते हैं। तो जो प्राइवेटाइजेशन इतना हो गया, 2% पब्लिक सेक्टर है और 98% प्राइवेट सेक्टर है। उस 98% के लिए हमने कभी कोशिश नहीं की। शेड्यूल कास्ट की ये जमात, जो पढ़ी लिखी जमात है, संस्थाएं बनाती है, वो कभी यूं नहीं कहती कि भाई ये इंडस्ट्रियल एरिया नया बन रहा है, रिको का वगैरह, वहाँ हमें आरक्षण चाहिए, वहाँ नहीं कहता है, क्योंकि वहाँ उनको इंडस्ट्री में रहा हुआ अफसर भी इंडस्ट्री एक छोटी सी नहीं खोल पाता है। तो वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो जाना चाहिए था हमारे लोगों को, वो गए नहीं। सिंधी समाज, पंजाबी समाज या जैन समाज, जो व्यापारिक कम्युनिटी है, वो कभी कहता नहीं है कि आरक्षण का वो नहीं कहता कि मुझे एमएलए बनाओ, वो बिजनेस की ओर देखता है। और आज़ादी के टाइम में सिंधी समाज यहाँ शरणार्थी बन के आया था जी जी, है ना, भारत में कोई रहने का ठिकाना नहीं, लेकिन उस मेहनतस कौम ने, हुनरमंद कौम ने अपनी प्रतिभा की, अपनी मेहनत पे, चाहे वो सब्जी बेची या भुंगड़े बेचे, कबड्डी का काम किया, शर्म नहीं की, और वो आर्थिक रूप से सत्ता में आए। आज भारत में भी आर्थिक रूप से संपन्न है वो लोग। आप दुबई में जाओ तो उनका राज है, या शिकागो या सिंगापुर में, सब जगह हमारे लोगों ने नौकरी के कारण
जो हमारे पुश्तैनी अच्छे धंधे थे, हाँ, वो भी छोड़ दिया। शूज़ बनाने का, कपड़े बनाने का। एक ही पीढ़ी में नौकरियाँ सरकारें आई और सारा पब्लिक सेक्टर को ख़त्म किया रहा। रेलवे ख़त्म, पोस्ट ऑफिस ख़त्म, बीएसएनएल ख़त्म, बैंकें ख़त्म, सारा। तो इस तैयारी में हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। युवा पीढ़ी भटक रही है। तो आने वाले टाइम में हमारे लोगों के सामने बड़ी मुश्किल होगी। देखिए, जनरल कैटेगरी का आदमी, वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी है, हाई कोर्ट का जज भी है, डॉक्टर इंजीनियर भी है, तो भले वो एक ब्राह्मण कर्मकांड भी करता है, तो वो सारा बिजी है, व्यस्त है ना। लेकिन हमारे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है। ये समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि युवा पीढ़ी कितनी मुश्किल हालात में होगी। नौकरियां है नहीं, खेती बाड़ी है नहीं, कोई बिजनेस है नहीं, फिर क्या होगा। हम्म, और मैंने कभी देखा नहीं था हमारे टाइम के अंदर कि कोई फेल भी हो जाता था तो कभी पिताजी एक थप्पड़ मार देते थे, कभी किसी के कोई, लेकिन कोई तनाव में आना बच्चा। अभी शेड्यूल के अंदर अंदर कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मेडिकल में एग्जाम नहीं हुआ, आईआईटी में एग्जाम एंट्रेंस नहीं हुआ, एग्जाम नहीं हुआ। तनाव में आ गए। ये काहे का तनाव भाई? क्योंकि उनके दिमाग में भूसा भर दिया गया कि नौकरियां ही सब कुछ है। सब कुछ है। फिर ये जगह जगह जातियों के प्रतिभावान समारोह हो रहे हैं। हम्म, काहे की प्रतिभा भाई? प्रतिभा है कहाँ? ले दे के थोड़े बहुत नंबर आ गए, कहाँ टिक पाओगे? ये जो रटी रटाई तुम डिग्रियां कर रहे हो, रटे रटाई ये कोचिंग कर रहे हो, अगर स्किल्ड नहीं होंगे, अगर आप अपडेट नहीं होंगे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से जमाने के जमाने के नहीं साथ चलाओगे तो बहुत पीछे रह बहुत जाओगे। पीछे रह जाओगे। तो प्राइवेटाइजेशन में बार बार ये कहना कि नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में कूदिए। खूब खुला मंच है। आपके घर के आसपास बिजनेस बिखरा पड़ा है, किराना से लगाकर, स्टेशनरी से लगाकर, प्रोडक्शन से सर्विस सेक्टर बहुत पड़ा है। प्रोडक्शन का कोई है ही नहीं। जैसे एक वक्त था कि हर घर के अंदर एक करघा मिलता था डॉक्टर साहब, जयपुर के आसपास भी। आज वो करघे खत्म हो गए, कोई करना नहीं चाहता। और आप ताज्जुब की बात करेंगे डॉक्टर साहब, मेरा भी देखा हुआ है कि बाजार में शेड्यूल कास्ट की उपस्थिति थी। चमड़े की दुकान के माध्यम से, जूतों की दुकान के माध्यम से, और कपड़े की दुकान। कपड़ा तो मूलतः था ही उत्पादक कॉमन उत्पादक कौम। वो उत्पादन कहाँ गया? अब वो उत्पादन कैसे हो, उस पर आप बताइए। में एक जयपुर का मॉडल जी। बताता हूँ आपको। जयपुर के आसपास रेगर कम्युनिटी के बहुत लोग हैं। हाँ जी। भले ही कपड़ा बुनते थे, जी। आपने कहा ना चरखे होते थे, चरखे। कपड़ा भी बुनते थे, खेती भी करते थे, गाय भैंस पालते। जी। मतलब कितना प्रोडक्शन होता था। प्रोडक्शन। दूध बिकता था, कपड़ा बिकता था, और खेती बाड़ी का सामान बिकता था। ये हो गया। जयपुर के अंदर रेगरों की कोठी हुआ करती है, बहुत बड़ा नेगरों की कोठी। हाँ, बहुत बड़ा कॉलोनी जहाँ कॉलोनी। जूते बनाने का होता था। आसपास के गांव में भी रेगर कम्युनिटी के जो हमारे भाई है, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत अच्छे हुनरमंद तरीके से, बहुत अच्छी लेदर के प्रोडक्ट्स बनाते थे। जीन बनाते थे और कुर्सियाँ बनाते थे, शूज बनाते थे। एक ही पीढ़ी के अंदर जयपुर के अंदर रेगर चौड़ा रास्ता, मेन जो चौड़ा रास्ते के अंदर रेगर समाज की जूते बनाने की अच्छी अच्छी दुकानें थी, ओ वो सब खत्म हो गई नौकरियों की। हो। और दूसरे जातियों ने, जो लोग जूते के नाम से नफरत करते थे, जो लोग चमड़ा मुंह पे जुबान पे शब्द नहीं लेना चाहते थे, वो आज शूज के मैन्युफैक्चरर हो गए। मैन्युफैक्चरर। हमारे लोग मोची कहलाने में शर्म महसूस शर्म करते महसूस करते हैं, और वो मोची ब्रांड को लेके कहाँ तक पहुंच गए। मोची ब्रांड हो गया। ब्रांड हो गया एक जमाने के अंदर। कानपुर के अंदर और आगरा के अंदर या जालंधर के अंदर या जयपुर के और कस्बों के अंदर ऊन पे खटीक समाज का एक मुश्त कारोबार था। जी। सूज पे मेघवाल, रेगर और इनका जी, एक कारोबार था। मुश्त कब्जा था, है ना। वो सब कपड़े पर बुन कपड़े पे कपड़े पर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर कपड़ा जबरदस्त। वो आज भी वो, लेकिन उनका बेचारों का मेहनत का शोषण होता है। उनका पूरा मेहनताना मिलता नहीं। लेकिन जो मेवाल कम्युनिटी के लोग हैं, क्या बढ़िया कपड़ा बनाते हैं। मतलब बाहर एक्सपोर्ट होता है। अब वो एक्सपोर्ट तो दूसरे कर ले रही लमाई दूसरे करते हैं। वो मार्केटिंग नहीं हो पाई। हाँ हाँ। जमाने के साथ नहीं चले। तो हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग, जो अफसर है, सरकारी नौकरियों में है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी के रिटायर होने के बाद समाज को दिशा दे, तो उनको ये जिम्मेदारी निभाई नहीं। वो बेचारे गांव में अभी भी अपने स्तर पर जो भी प्रोडक्शन करते हैं, वो शूज का हो या कपड़े का हो या और कोई हो। जोधपुर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है सरकार का बहुत बड़ा, फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट, मतलब अच्छा। शूज बनाने का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है सरकारी। वहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोग एडमिशन ही नहीं लेते, सब सवर्ण जातियों के लोग लेते हैं, और अच्छे अच्छे शूज कंपनीज के अंदर उनको पैकेज मिलता है। एक बार मैंने कह दिया मेरी जाति के व्यक्तियों को,
मैंने कहा यार उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो जहाँ पे जो शूज बनाने की डिजाइन के कोचिंग ट्रेनिंग होती ट्रेनिंग होती है। सरकार का इंस्टीट्यूट है, अच्छा आपको प्लेसमेंट मिलता है। तो हमारे मेरी जाति के लोगों ने कहा अरे डॉक्टर साहब क्या बात थे, कहीं बात कर रहे हो, फाचा थे माने का कोई चमार बनाओ ला का मोची बनाओ। हाँ, ये बहुत बड़ी थी। मतलब देखिए, मतलब बीपीएल के वो खांड और चावल और वो लेने के लिए गांव में बैठ रहेंगे। गांव में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सेल अब गांव के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोग ही, मैं मारवाड़ की बात बोल रहा हूँ, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग रह रहे हैं। बाकी सब गए। ओबीसी के लोग, पहले जैन कम्युनिटी के लोग गए बाहर सबसे पहले 1-2 पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले व्यापार में, पूना, बॉम्बे, चेन्नई वगैरह, बेंगलोर। कौन गए? मारवाड़ के जैन कम्युनिटी के। जी। जैन कम्युनिटी ने वहाँ हार्ड वर्क किया, किराना भी खोली इन्हें, बर्तन की भी खोली इन्हें, सब हार्ड वर्क किया। उनकी दुकानों पे जो ओबीसी के लोग मजदूरी करते थे, शेड्यूल कास्ट तो रह नहीं पाते थे क्योंकि वो थोड़ा खाना बनाने का होता था। ओबीसी के लोग वहाँ मजदूर उनके काम स्टाफ में। स्टाफ। तो जैन लोग जो ज्वेलरी मैन, शेयर मार्केट मैन, इंटरनेशनल गए, तो ये तो वो जगह खाली हुई, तो वो सारे ओबीसी लोग। आज 25 साल पहले जो मारवाड़ में ओबीसी के लोग, तेली, कांची, कुमार, सुतार, ये जो शेरवी, राजपुरोहित। ये लोग जो खेती करते थे, पशु पालते थे, वो सारा उनका आज मुंबई, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई में कब्जा है आर्थिक रूप से। जो 20 साल पहले सीए की फुल फॉर्म नहीं जानते थे, चार्टर्ड अकाउंटिंग, जो मेडिकल की एबीसीडी नहीं जानते थे, वो अपने हुनर से उन लोगों ने एक दूसरे की मदद करते, सरकारी नौकरी नहीं, लोन भी नहीं लिया, एक दूसरे की मदद करी। एक ने दुकान खोली तो तू भी आ जा भाई, तू थोड़ा दूर खोल ले, कर ले। एक दूसरे की मदद से आज हम रोना रोते हैं कि हमारी कोई मदद नहीं करता, लोन नहीं मिलता, वो नहीं करता, न ये नहीं, वो है ना। वो लोग अपने हुनर पे जब गले में आ गई, जब अकाल पड़ा यहाँ पे, ढोर डांडर खेती छोड़, पानी खत्म हो गया तब। तो ये देखो एक ही पीढ़ी में अब वो लोग जो गांव छोड़ चुके वो बॉम्बे में कहीं, अब बॉम्बे से क्या वापस थोड़ी आएंगे, चेन्नई से वापस थोड़ी आएंगे, अब वो जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये देखना होगा कि आने वाले विकट समय के अंदर किस दिशा में जाना है, प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना, आर्थिक समृद्धि की ओर जाना। बाबा साहब ने कहा कि आर्थिक समृद्धि के बिना हमारा उद्धार नहीं है। कितने ही एमएलए बन जाओ, कितने कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं कहलाता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं कहलाता है, लेकिन सेठ का बेटा सेठ कहलाता है। सेठ कहलाता है। तो इसलिए आर्थिक रूप से संपन्न होना जरूरी है, नहीं तो सारे मिशन, सारे आंदोलन, सारे ये फेल हो जाएंगे। कहीं के जो सत्ता में आएंगे, लोग कह रहे हैं जय भीम, नीला गमछा लगा दिया, सत्ता में आएंगे, और सत्ता में आना दूर, तुम सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ पाओगे, सत्ता में आना तो बहुत दूर की जी बात है। डॉक्टर साहब, आपने गंभीर 2 विषय उठाए हैं। जी। एक तो ये जो संस्थाएं नाम लिया आपने, हाँ। इन संस्थाओं के बारे में, बहुत सारी संस्थाएं, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो संस्थाएं बनी हुई है जी। डॉक्टर अंबेडकर जी। के नाम से बनी हुई है। वो कितना कर रही हैं, कितना उनका योगदान है, किस हद तक वो सफल है, और समाज को उसका कितना फायदा मिला है, जी। इस बारे में बताइए डॉक्टर। संस्थाएं राजस्थान में, बार राजस्थान, क्योंकि अब राजस्थान हाँ, राजस्थान के संदर्भ में कर बात रहे कर रहे हैं। हैं। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे बहुत सारी संस्था, पहले इतनी नहीं थी, विचार पे हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते तो कोई संस्थाएं थी नहीं, है ना। विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, एक तरफ हमें उस जाति व्यवस्था से प्रताड़ना, अपमान, तिरस्कार, तो दूसरी तरफ हमें विकल्प मिल गया, विकल्प मिल गया, तो पढ़ते लिखते थे। तो ये संस्थाएं नहीं थी, विचार के पीछे भागते थे उस जमाने, पढ़ना लिखना। अब ज्यों पढ़े लिखे ना, जैसे आपने कहा ना, वर्ग बन गए, वो गए शेड्यूल कास्ट, पढ़ लिखे, तो पढ़े लिखे लोगों में वो ओवर एम्बिशियस, अति महत्वाकांक्षा, पद ले लिया, नौकरी भी कर ली, तो भी उनकी भूख शांत नहीं होती। अब मैं क्या करूं यार, कोई प्रधान बन जाऊंगे, एमएलए बन जाऊंगे, जिला प्रमुख बन जाऊंगे, वो इच्छा होती है। या मैं नौकरी करके 60 साल में रिटायर भी हो गए, फिर कहीं मेरे को सरकार कहीं और भाई लगा दे तो भी मजा आ जाए। मतलब देखो, जबकि जनरल कास्ट के अंदर रिटायर होने के बाद व्यक्ति, या तो बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे के दुकान पे बैठेगा या समाज संभालेगा, काम करेगा, या सामाजिक संस्थाओं में इतने बढ़िया काम करते हैं वो लोग। आप सरदारों को देखो ना, लंगर चलते हैं उनके, मेडिकल की चैरिटी चलती है, खूब चलती है, वहाँ काम करता है। जनरल कास्ट का आदमी या तो अपने बेटे के दुकान पे काम करेगा, सामाजिक संस्थाओं में करेगा, और धार्मिक संस्थाओं में काम करेगा। वो व्यस्त रहता है फालतू। आप जयपुर में देखो, एक कॉलोनी, बहुत पॉश कॉलोनी, वहाँ अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है पार्क में,
उस अंबेडकर की मूर्ति के अंदर शेल्यू कास्ट के सारे लोग वहाँ सारे दिन ताश खेलते। ताश खेलते हैं? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? सारे दिन उस गार्डन और कहीं नहीं, उस बाबा साहब के मूर्ति के मूर्ति के बिल्कुल घेरे में ओहो! जाना तो था उनको समाज के बीच में अपनी उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए कि भी तुम्हें शिक्षित बनो का मतलब यूँ थोड़ी पढ़ लिख के शिक्षित शिक्षित बनो नहीं कहा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा, संगठन, संघर्ष। शिक्षा का मतलब ऐसी शिक्षा लो दूसरों को भी ऐसा करो। हाँ, हाँ, शिक्षा। तो वो काम उन्होंने किया नहीं और ये हालात यहाँ तक पहुँचे। तो आपने संस्थाओं की बात की, तो संस्थाएँ फिर घर-घर बनी, जातियों के नाम पे संस्थाएँ बनी और महासभाएँ। महासभाएँ, महासभाएँ। बाबा साहब के नाम पे कई तरह की संस्थाएँ बनी। संस्थाओं का काम था कि भई फिर वापस फील्ड में न जाना, समाज के बीच में जाना, उन लोगों को दिशा देना, सामाजिक अंधविश्वास, धार्मिक कुरीतियों को मिटाओ भई, पैसा बचाओ भई और महँगी शादियाँ बहुत। हाँ, हाँ। हुँ। और प्राइवेट सेक्टर में जाओ भई, बिज़नेस करो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, सामाजिक रूप से जो शेड्यूल कास्ट की अलग-अलग जातियाँ हैं, उसके अंदर यूनिटी होवे। यूनिटी का मतलब एक हो, भाईचारा हो, रोटी-बेटी का संबंध बढ़े, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक है, हमारा इतिहास है, हमारी जो गौरवशाली परंपरा है, संस्कृति है, उसको बचाए रखने की, उसमें घाल-मेल नहीं होवे, दूसरे लोग नहीं आवे इसके अंदर और इसको गलत नहीं करे, वो काम करना था, वो किया नहीं। संस्थाएँ खोली, फिर जितनी देखो एक एक नियम है कि जितनी ज़्यादा संस्थाएँ बनेगी, समाज उतना ही बिखरा होगा। गुड। तो ये संस्थाएँ बनी, एक संस्था दूसरी संस्था से बनेगी तो वो कोई कोई गले मिलने के लिए तो बनती नहीं है, वो टकराव के लिए बनती है। अच्छा तेरी मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद क्यों हुई, है ना वो? एक कहावत भी तो है हाँ, डॉक्टर हाँ। साहब कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। ज़्यादा ज़्यादा जोगी और मठ उजाड़। वो मठ उजड़ जाता है जिसमें ज़्यादा जोगी होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मठाधीश बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ, दूसरी संस्थाओं का हमारे लोग विरोध करते हैं। आरएसएस ने फलाना वगैरह पे वहाँ पे कोई नाराज़ हो जाता है, कोई दूसरा आरएसएस तो बनाया नहीं उन्होंने, बनाया क्या? जी। लेकिन बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी बनाई थी, उसके कई टुकड़े हो गए। बाबा साहब ने समता सैनिक बनाई थी, उसके कई टुकड़े हुए। एक थोड़ा-सा नाराज़ होते, दूसरा उसी नाम से कर रहा है। बाबा साहब बाम से आरपीआई बनाई थी, पॉलिटिकल पार्टी, हाँ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसकी कई ब्रांचेस मतलब बाम सेफ के भी बहुत बाबा साहब ने बामसेफ नहीं बनाई, बाम से तो काशीराम कांशीराम जी ने बनाए। तो उसके भी हर राज्य में हर व्यक्ति नाराज होता है उससे, नया टुकड़ा बनाता है और इतना बिखरा हुआ है। जितना आरएसएस से लोग शेड्यूल कास्ट के लोग उनकी बुराई नहीं करते, जितने ये जो बामसेफ आपस में है, जितने ये जो समता सैनिक दल है या ये जो लोग आपस में है ना, वो आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ नहीं बैठना चाहते। वो भी यही हाल है। आप आस-पास में जयपुर में या उदयपुर, जोधपुर में जो बाबा साहब के नाम पे जो सामाजिक संस्था है, पहले तो वो कर्मचारी अधिकारियों की संस्था होती है। सो वेलफेयर के लिए कर्मचारियों के अधिकार, अरे बे कितना वेलफेयर करोगे, नौकरियां है कहाँ? तुम अपने ही वेलफेयर करो, तुम्हारे को पेंशन नहीं मिल रही, तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो रहा, इसका ही रोना रोओगे कि बेचारा जो गरीब छूट गया गाँव में पिछवे। जो समाज का जो एक व्यक्ति आप जो नौकरियों में है वो कोई वो तोप नहीं थी कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग्य थे जो उनको नौकरी मिली। दूसरे व्यक्ति को बेचारे को मौका नहीं मिला क्योंकि उसका पिता को ज़रूरत थी, बेटे कमाओगे, वो जल्दी छोड़ गया। तो जो लोग ये काम करते संस्थाएँ बनाते हैं, वो लोग उनका कर्मचारियों, अधिकारियों का ही अगर रोना रोएँगे, उन्हीं के भले के लिए बात करेंगे, तो समाज के जो पीछे छूट गया जो व्यक्ति उनको वो तो बहुत पीछे छूट जा रहा है ना। वो तो बेचारा उसके साथ हमने रिश्तेदारी छोड़ दी, उसके साथ उठना-बैठना छोड़ दिया, उसके साथ गाँव में जाना छोड़ दिया, तो उसके लिए बात कौन करेगा? फिर वो गाली देते ही है कि ये हमारे पढ़े-लिखे लोग हमारे समाज का कहीं काम रखो नहीं है ना। तो इसलिए संस्थाएँ जितनी ज़्यादा बनती है, होना तो ये चाहिए कि भई उनमें यूनिटी होए, लेकिन वो सब बिखराव होता है। फिर उसके अंदर देखो एक तो पॉलिटिकल शेड्यूल कास्ट के अंदर पॉलिटिकल व्यक्ति जो विचारधारा के आधार पर जो एक होता है ना शेड्यूल कास्ट के लोग, बाबा साहब, बुद्ध, कबीर, रैदास की विचारधारा पे इकट्ठा होगा। चाहे वो रेगर हो, बलाई हो, डोली हो, कोई भी हो, वो विचारधारा व्यक्ति सबको घनिष्ठ मानता है। लेकिन पॉलिटिकल व्यक्ति वो सबको बिखरा स्वार्थ पे आधारित हाँ, होता है। वो कहता है अच्छा मेरे जाति के व्यक्ति को टिकट नहीं मिला तो वो सब हो जाता है। तो सामाजिक जो ये कर्मचारी अधिकारियों के नाम पे भी संस्था है, बाबा साहब के नाम पे भी संस्था है, इसमें भी वो सब लोग फुटबॉल खेलते हैं जाति का। चुनाव में बहुत घमासान हो गया डॉक्टर साहब अभी। कौन सा? अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव को लेकर के भी काफ़ी जयपुर में। हाँ, जयपुर में धमा-चौकड़ी मची हुई है। कैसे है? अब वो तो आप भी तो जानते हैं डॉक्टर साहब। मैं ज़्यादा इस तरह चुनावी जो देश भर की चुनावी जो राजनीति में चेतना तो है, जागरूकता है,
इस जो आपने जो नाम लिया कि अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, एक ज़माने में जब मैं यहाँ जयपुर में आया था 30-40 साल पहले, यहाँ जिन लोगों ने ये संस्था बनाई, जी, जिन लोगों ने इतनी प्राइम लोकेशन में इतनी ज़मीन ले ली और उस पे शुरुआत की, मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि उन्होंने शुरुआत की है ना। हुँ। उनका सपना था कि भी यहाँ पे सभी अनुसूचित जाति के लोग एक होंगे, बैठेंगे, अपने दुख-सुख बाँटेंगे और फिर कोई समाज को नई दिशा देने की बात करेंगे। लेकिन उनका सपना कुछ सारा टूटता नज़र आ रहा है। जी, लोग यहाँ आके अगर राजनीतिक मंच की तरह उपयोग करते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा ये है कि यहाँ के नाम के आधार पर वो पॉलिटिकल पार्टियों में घुसे। टिकटें मिली है डॉक्टर हाँ, साहब। मिली है या अभी उसी उम्मीद में फिर कोई इसमें एंट्री होती है, या एंट्री होने के बाद भी उस ज़मीन के विकास के बारे में या राजस्थान के जो अनुसूचित जाति समाज के दिशा देने के बारे में कोई काम नहीं करता है और अपने स्वार्थ के कारण, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण इसका दुरुपयोग करता है, इस मंच का दुरुपयोग करता है, वो बहुत ही खराब है। समाज सब देख रहा है, समाज सब देख रहा है कि भाई आपको लड़ने की क्या ज़रूरत है। आप उसी परिसर में जहाँ ये सोसाइटी का है, उसी परिसर में अलग-अलग जातियों के हॉस्टल है, सवर्ण जातियों के। उनके अंदर सिर्फ़ पढ़ाई, पढ़ाई, सिर्फ़ शिक्षा, 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 सिर्फ़ सुधार की बात होती है। वहाँ से कभी कोई झगड़े की बात झगड़े की बात नहीं आती। लेकिन यहाँ ये जो जातियों की फुटबॉल हो रही है, वो वो बहुत खराब है। जो जातियों के नाम पे जो झगड़ा हो रहा है, वो बहुत ही ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि जो लोगों पे ज़िम्मेवारी है ये कि भई वो दिशा देवें, वो करना नहीं चाहिए उनको इस तरह की बातें। तो एकता बनाए रखें और एकता किसी से लड़ाई करने के लिए, कि कोई विद्रोह करने के लिए नहीं, खुद के समाज के सुधार के लिए उनको आना चाहिए आगे। अब क्या भई पड़ा, तुम्हें क्यों ही संस्था के अध्यक्ष बनने की रट लगाए बैठे हो? समाज में जाओ ना, उसमें बीच में, वहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है ना। समाज में आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। आप बड़े-बड़े पद पे रह लिए, अब फिर क्या है की इच्छा, फिर कौन से पद पे रहना चाहते हो? अब तो समाज के बीच में सहज सरल, कभी जिसकी जाजम पे बैठे नहीं, अब जा वहाँ की उनकी विधानसभा और लोकसभा जाना है डॉक्टर साहब। तो वहाँ पे भी जाके कौन जाएँगे? तो जैसा कि संस्थाओं के बारे में, राजस्थान की संस्थाओं के बारे में बात हो रही है, तो आपने ज़िक्र अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का जो किया है, उसमें इलेक्शन में इतना क्यों लोगों को चाह है? भई समाज का प्लेटफ़ॉर्म खुला पड़ा है ना, समाज आपकी वहाँ माँग है, वहाँ आपको वहाँ ज़्यादा समाज आपके वहाँ उम्मीद करता है। यहाँ भी अच्छे लोग होने चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा ना, सारा पॉलिटिकल रूप से इसका दुरुपयोग हो के यहाँ से निकल जाते हैं और समाज फिर ठगा-सा महसूस करता है। अभी भी बड़े-बड़े पद पे रह लिए, अभी क्या आपकी महत्वाकांक्षा है कि फिर यहाँ रह के क्या कौन-सा तोप चला देंगे, है ना? ज़रूरत तो आपको समाज में बीच में जाने की है। यहाँ आके फिर वही जाति का कार्ड खेलते हैं ना, तो वो बहुत गलत है कि भी फलाँ जाति का होना चाहिए, फलाँ का नहीं होना चाहिए ना। फिर जो अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, फुले, रैदास के नाम पर जो पढ़े-लिखे, जो विचारवान शेड्यूल कास्ट के लोगों में एकता आई है। मुझे बड़ी खुशी है कि जो समझदार लोग हैं वो विचारधारा पे एक हो रहे हैं शेड्यूल कास्ट के। उनमें आपसी रिश्ते भी हो रहे हैं। हुँ। बेटी अच्छा, हाँ, बेटी व्यवहार। हाँ, बेटी व्यवहार भी हो रहे हैं। लेकिन इस तरह की संस्थाओं के इलेक्शन में वो सारा जो ताना-बाना है वो बिखर जाता है। तो ये मैं सबसे जो इसका नकारात्मक पक्ष इन लोगों को सोचना चाहिए, जो बिल्कुल इस संस्था के नाम पे पूरे झोंक देते हैं, पूरे राजस्थान को जाति की जो आग के अंदर झोंक रहे हैं ना, वो समाज सब देख रहा है। समाज देख रहा है, झोंकना नहीं चाहिए। समाज सब देख रहा है कि आपकी ज़रूरत कहाँ है, और ये जो कार्ड खेल रहे हैं, जाति का कार्ड खेल के, और चुनाव का ये चुनाव का है तो मूंछ की लड़ाई है, एक-दूसरे के वर्चस्व की लड़ाई है। नाराज़गी हो जाती है तो फिर एक-दूसरे के जब मित्र होते हैं तो मित्र कहलाते हैं। वो आपस में उनकी नाराज़गी हो जाए तो मतलब वो सारी नाराज़गी समाज में फैला हुआ है ना। अच्छा। हाँ, तो मैं उदाहरण देता हूँ, उसी कैंपस में अलग-अलग जातियों के हॉस्टल है, वहाँ से हमेशा अच्छी खबर, क्या वो इतने इससे कई गुना ज़्यादा वहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहाँ से कोई भी खबर नहीं आती है, पता नहीं चलता एक पत्ता हिला। यहाँ राय दिन ये उम, बातें, राजनीति का अखाड़ा हो गया लगता है। राजनीति का अखाड़ा होना ठीक नहीं है और समाज सब देख रहा है। समाज में ज़्यादा ज़रूरत है, और फिर इसमें जो पढ़ने-लिखने विचारवान लोग हैं, जो समाज को वास्तव में अलग-अलग जातियों के लोगों को एक करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत निराश, मेरे जैसे व्यक्ति को तो निराशा होती है देख-देख के ये सब, कि भई समाज को किस दिशा में जाना चाहिए। और जो ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति देखो निर्दलीय कहीं लड़े ना चुनाव, इस संस्था के आधार पर पूरे राजस्थान की अनुसूचित जाति समाज को चुनाव की आग में क्यों झोंके? जी।
इतना पैसा खर्च होगा विज्ञापन में, चुनाव में, फिर आप उम्मीद करोगे कि भी अनुसूचित जातियों के अंदर एकता होगी? कैसे होगी? जी दूसरों को, मैंने कहा ना, दूसरों को जोड़ने चले थे, खुद कितने बिखर गए। बिखर गए। लड़ेंगे या नहीं जीतेंगे, काहे के लड़ेंगे, तुम आपस में लड़ के मर जाओगे। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज और है कि जैसे अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में कुछ ही जातियों के जो लोग हैं वो पदाधिकारी बनते हैं, बाकी की जो जैसे जो कम संख्या की जातियां हैं या जो हाशिए पर पड़ी जो संस्थाएं जो समाज हैं या जातियां हैं, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब क्योंकि चुनाव का जो है ना, चुनाव के अंदर संख्या बल। वो जैसे राजनीतिक चुनाव वाला माहौल है यहाँ, वहाँ पे जिनकी जितनी ज्यादा संख्या होती है उसी व्यक्ति को, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस को, टिकट देती है। जी जी। तो वो खेल यहाँ भी हो गया। अब मैंने जहाँ तक देख रहा हूँ, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, यूँ सब एक अम्बेडकराइट व्यक्ति वो सभी जाटो, बलाई, बैरवा, रेगर्स, डोली सबको एक अपना भाई मानता है, लेकिन यहाँ आके वो नहीं मानता है। तो यहाँ आके इसलिए कि अलग अलग जातियों के हॉस्टल बन गए यहाँ। अच्छा। आप जयपुर में देखो, बैरवा हॉस्टल, रेगर हॉस्टल, अभी जाटव हॉस्टल, खटीक समाज का, और बड़े बड़े। तो जो पढ़ लिख के लोग हैं ना, वो अपनी अपनी जाति में तो पैसा खर्च करते हैं, वहीं जाकर पैसा तो वहाँ खर्च करेंगे, समय वहाँ खर्च करेंगे, बुद्धि वहाँ खर्च करेंगे। और अम्बेडकर भवन, जो अम्बेडकर भवन, अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जिन्होंने बनाई थी, ये भवन बनाया था, ये शुरुआत की थी, जिन्होंने सपना सोचा था, उस जमीन पे लोग सब वहाँ पे लड़ाई करते हैं। हाँ, राजनीति वहाँ आगे पैसा और समय कहाँ लगाएंगे? अपने अपनी जातियों को में। अब वो आपने कहा कि एक जाति का, तो वो एक जाति का क्योंकि मेघवालों का कोई हॉस्टल नहीं है, अच्छा, और मेघवाल सबसे बड़ी जाति है। बड़ी जाति, और मैं कहूँगा वो इतना कट्टर भी नहीं है कि हमारे उधर बैरवा में, पाली में, बैरवा कोई नौकरी में आता तो हम तो कहते ये हमारा भाई है यार, बैरवा है मेरा भाई। अच्छा अच्छा, और जब यहाँ आया तो बैरवा के नहीं, हम भाई नहीं, हम तो अलग है। अलग है। मैं मजाक मजाक में ये बात कहता हूँ उन लोगों को। अच्छा। तो मेघवाल कम्युनिटी का कोई हॉस्टल नहीं है। तो चमार, उधर उधर झुंझुनू का मेघवाल को चमार बोलते हैं, जयपुर के मेघवाल को बड़ा ही बोलते हैं, अच्छा। मारवाड़ के मेघवाल को मेघवाल बोलते हैं। तो अब वो तीनों में यूनिटी नहीं है। अच्छा। हॉस्टल बनना या अलग से बनना, वो तो कोई सवाल ही नहीं। जी। और मैं भी नहीं ऐसा महसूस करता कि होना चाहिए। अम्बेडकर भवन अपने आप में है, वहीं पे अपने बच्चे सारे अपने ही समाज के। तो फिर वो कम्युनिटी देखती है कि यार ये दूसरे लोग तो अलग अपने अपने हॉस्टलों में सारे दिन वहीं रहते हैं, सारे दिन पैसा वहाँ खर्च करते हैं। अपने मंत्री को भी सारा अपने अपनी जाति के मंत्री को वहाँ योगदान के लिए कहते हैं। तो इसलिए वो एक जाति के लोग फिर ले दे के बचता कहाँ उनके लिए जगह, तो फिर वो यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ ट्राई करते हैं। और इस बार तो फिर वो एक ही जाति के लड़ रहे हैं ना, आपस में एक ही जाति के लड़ रहे हैं। तो इसलिए नहीं, और दूसरे सारी जो मेघवाल जाति बेचारी, आम मेघवाल बड़ा बोड़ा है। बोड़ा नहीं कहूँगा मैं उसको, वो मिलनसार है ना, वो में गणना ज्यादा उसमें नहीं है, सबको साथ कट्टरता नहीं है उसमें, कट्टरता नहीं है। तो वो आम मेघवाल बदनाम हो रहा है कि मेघवालों का कब्जा है, फिर गाड़ियों में लोग कहते चमारों का कब्जा है इस पे। अच्छा। मेघवाल तो बेचारा लिबरल है, वो तो सबको साथ लेके चल, आम मेघवाल हो। पॉलिटिकल मेघवाल तो वो भी अच्छा, उसमें भी दो कैटेगरी हो गई। पॉलिटिकल तो कोई भी जाति, एगर हो, मेघवाल, जाट, वो सब दूसरी जातियों से गणना ही करेगा। अच्छा। मेघवालों के अंदर मैं देखा कि विचारधारा, उसने बाबा साहब विचारधारा जिन्होंने पकड़ी, वो अपना मेघवाल बंधु भले कितनी राजनीतिक ऊंचाई और पहुंचाओ, कितने ही सरकारी ऊंचाई पहुंचा, लेकिन वो विचारधारा का नहीं है, उससे उसकी कोई घनिष्ठता नहीं रहती है। तो इसलिए आम मेघवाल को मैं मेघवाल जाति में जन्म हुआ, लेकिन मेरे अनुसूचित जाति के जो मेरी जाति के अलावा लोग, वो मेरे घनिष्ठ मित्र है, क्योंकि विचारधारा से जुड़े हुए। और मेरे जिले के लोग एक मेघवाल भी है, लेकिन मेरी को उनका कोई आना जाना नहीं है, क्योंकि वैचारिक मित्रता नहीं है ना। ये जो अनुसूचित जाति समाज में वैचारिक आंदोलन, जी, ये किस स्तर पर है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि वैचारिक आंदोलन किस तरह से इसको हम ले राजस्थान के संदर्भ में? बिल्कुल, वैचारिक आंदोलन, वैचारिक विचार ही व्यक्तियों को जोड़ता है। लोग ये कहता है कि जाति तोड़ो, जाति ये थोड़ी तोड़ती है, विचार तोड़ता है। भाई एक ईसाई लोग विचार है, इसलिए वो बिना बुलाए मस्जिद, वो अपने गिरजाघर में आ जाता है। एक मुसलमान विचार से जुड़े हुए, उनका एक धर्म, उनका एक ग्रंथ है, उनका एक वो इबादत, तो वो बिना बुलाए उसमें जुड़ जाते हैं, मस्जिद से, इस्लाम से। तो बाबा साहब के जो मार्ग के अंदर, बुद्ध के, कबीर, हम तो बड़े
भाग्यशाली लोग हैं कि हमें रैदास जैसे संत, कबीर जैसे संत, और भी गांव-गांव में हमारे अनुसूचित जातियों के अलग-अलग में संत महापुरुषों की तो हाँ, हाँ। खजाना रहा है ना। तो उस विचारधारा से जुड़े, उस धार्मिक आध्यात्मिक संत सिद्ध नाथ परंपरा की उस विचारधारा से, पुरानी बात कहूँ तो सांस्कृतिक, उस सांस्कृतिक विचारधारा से जुड़े नाथ, सिद्ध, कबीर, रैदास। रैदास इस परंपरा से जुड़े। फिर बाद में बाबा साहब ने हमें बुद्ध का मार्ग बताया, बिल्कुल साइंटिफिक मार्ग है, वैज्ञानिक मार्ग है। पूरी दुनिया बुद्ध के, कोई बौद्ध धर्म नहीं है ये सारा मेडिटेशन के आधार पर या वैज्ञानिक लाइफ स्टाइल है जी, उसके आधार पर उमड़ पड़ा है। तो अगर आपने जैसे कहा कि विचारों के आधार पर अगर काम हुआ जाए, तो न तो ये इलेक्शन के नाम पर कोई महत्वाकांक्षी लोग यहाँ आएंगे विचार के रूप में, और कितने लड़े पड़े विचारवान लोग, ये उनका काम चलता रहेगा। इसलिए वैचारिक क्रांति को महत्व दिया जाना चाहिए। बुद्ध ने वैचारिक क्रांति की, बाबा साहब ने वैचारिक क्रांति की। ये सब विचारधारा के आधार पर, रूस में या फ्रांस में जो क्रांति है वो विचारों के आधार पर हुई, धर्म के आधार पर, विचारों के आधार पर। तो अनुसूचित जाति में ये बहुत अच्छा है। अभी जितने भी लोग हो रहे हैं इतना दूसरी जातियों में नहीं है। ये विचारधारा बहुत फल फूल रही है। यहाँ कोई भी फंक्शन होगा ना तो 100 दुकानें बुक किताबों की लगेगी, चाट पाट की नहीं लगेगी। ये बदलाव, ये विचार बदलाव है। वैचारिक युद्ध में किताबें ही आपका हथियार है। वैचारिक युद्ध में किताब, अभी विचारों का युद्ध है चल रहा है, तीर कमानों का युद्ध नहीं है। तो विचार एक होना बहुत जरूरी है। अगर आपका और मैं कि आप भी कबीर की विचारधारा पे, बुद्ध की विचारधारा पे, रैदास की विचारधारा पे, बाबा साहब की, तो मुझे घनिष्ठता होगी ना, घनिष्ठता हो जाए, घनिष्ठता। और विचारधारा नहीं होगी, वो व्यक्ति कई स्वार्थ से जुड़ा के कारण मनगढ़ंत पार्टियों में जाएगा, मनगढ़ंत संस्थाओं में जाएगा। वो चाहेगा मैं संस्था बनाऊं, मैं अध्यक्ष बनाऊं, मेरे जाति के, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार संस्थाओं के पदाधिकारी होवे, वो काम भले धले का कुछ नहीं करो। इसलिए विचार बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह की संस्थाओं में अगर विचारवान व्यक्ति नहीं हुआ, वो विचारों के आधार पर वहाँ नहीं जाता है और खाली लड़ाई करने के आधार पर, मोच की लड़ाई की, दूसरे को पटकने देने के मकसद से जाता है, वो कभी उसकी समाज कदर नहीं करेगा। बाबा साहब की कदर क्यों करता है कि विचारों पे हो। रैदास को, कबीर को आज गए हुए इस संसार से कितने साल हो गए, लेकिन उस आगत ने न कलम पकड़ी, उन महासंतों ने न कागज पकड़ा, लेकिन उनके विचार आज भी, कबीर को आज यूरोप में ज्यादा पढ़ा जा रहा है। थीसिस हो रही है, थीसिस चल रही है, डॉक्टरेट हो रहा है, शोध हो रहे हैं डॉक्टर साहब। तो हमारी अनुसूचित जाति समाज में तो इतने आदर्श महापुरुष हैं, कबीर, रैदास वगैरह, और गांव-गांव में संत पुरुषों जिनकी वाणियां जयपुर इलाके में गरीब साहिब है और या हर जाति में है। तो विचार को हमें आगे लेके चलना चाहिए। संस्थाओं का काम वो है, उनके साहित्य को, उनके विचारों को आगे बढ़ावे, तो और समाज को नई दिशा देवे, बजाय कि इस तरह के झगड़े और मुझ की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई न लड़े। बुद्ध पर आपका बहुत अध्ययन है, शोध है। आज किस तरह से देखते हैं बुद्ध को भारत के परिप्रेक्ष्य में? बुद्ध फिर लौट आए। अच्छा, इस भारत भूमि पे बुद्ध कभी लुप्त नहीं हुए थे, पतन नहीं हुआ। अच्छा। एक आग होती है ना, उसकी राख के नीचे भी एक हल्की सी चिनकारी जो दबी रहती, वो दब समय काल आया 1200 से लगाकर 1800 तक जो काल आया, बुद्ध जमीन दोज रहा। लेकिन आज साइंटिफिक, वैज्ञानिक सोच का जमाना है ना। कोई भी आज के जमाने में अधिकतर युवा पीढ़ी के लोग ये नहीं मानेंगे कि पत्थर की मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा होती है। वैज्ञानिक सोच का जमाना है और पूरी दुनिया उमड़ पड़ी। मैं गई साल जापान में था, अभी मैं म्यांमार में था, श्रीलंका में देखा मैंने, पूरा यूरोप देखा, सब जगह देखा। पूरी दुनिया बुद्ध के मार्ग पे, बौद्ध धर्म नहीं, बुद्ध का जो वैज्ञानिक मार्ग है, बुद्ध का जो ध्यान साधना निर्वाण मार्ग, जो बुद्ध का जो ध्यान साधना का मार्ग है, जो शरीर को सुख देने वाला, जो जीवन को सुख देने वाला मार्ग है। संप्रदाय नहीं, पूजा पाठ का नहीं, कर्मकांड का नहीं। यूरोप क्यों उमड़ पड़ा? क्योंकि यूरोप ने भौतिक सुविधाओं पे खूब कर लिया, एक्सट्रीम कर लिया। सारी साइंस आगे बढ़ गई, शरीर के इलाज का सब सोच लिया, बॉडी को खूब, लेकिन मन का काम नहीं हुआ। मस्तिष्क का, मन का, माइंड चेतना का काम नहीं हुआ। सारा सुविधा होने के बाद भी मन संतोष नहीं है, मन आनंदित नहीं है, मन में सुखी नहीं है, तो बुद्ध को मार्ग बताता है। तो इसलिए दुनिया उमड़ पड़ी है। कोई बुद्ध के कोई दर्शन करने के लिए नहीं, बुद्ध की उनके जो 2500 साल पहले, बुद्ध आज ज्यादा प्रासंगिक है। बुद्ध ने 2500 साल पहले जो प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत बनाया,
जो शून्यवाद का सिद्धांत बनाया, जो अनात्म का बात बताई, जो दुख की बात बताई है और दुख के निवारण की बात बताई है, तो बुद्ध तो बहुत बड़े वैद्य थे, डॉक्टर थे। वो तो कहते हैं मैं दार्शनिक नहीं हूँ, मैं तो वैद्य हूँ, चिकित्सक हूँ। मनुष्य जीवन के अंदर दुख है, दुख का निवारण है, निवारण का उपाय इलाज है, वो मनुष्य के हाथ में। अत्ता ही अतनो नातो कोई नातो परोसिया। बुद्ध कहते हैं तुम अपने मालिक खुद हो, तुम अपने स्वामी खुद हो। और ये दुख है, सुख है, कोई पूर्व जन्मों का फल नहीं है, बल्कि उसको गरीबी से मुक्ति जाना पाना है या और कोई दुखों से मुक्ति पाना तुम्हारे मनुष्य के हाथ में है। मैं आखिरी बुद्ध नहीं हूँ, हर व्यक्ति के अंदर बुद्ध बनने बहुत की बढ़िया। क्षमता है। इसलिए पूरी दुनिया बुद्ध के मार्ग पे इसलिए चल पड़ी है। जो वैज्ञानिक है, जो विचारक है, जो विद्वान है, अंधविश्वासी लोग नहीं है कि तंदूरा बजाना है ना, वो कौन महाराज आ गया या कोई कई तरह के संप्रदाय है जो यहाँ से बाहर से विदेश में गए ढोलक बजाते वो नाचते रहते, वैसा नहीं। बुद्ध का मार्ग बहुत वैज्ञानिक मार्ग है। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन है या और कोई जैसे वैज्ञानिकों ने भी इस मार्ग को सराहा है। और हम कौन से बौद्ध धर्म के कारण, हमें बुद्ध का मार्ग जो बाबा साहब के कारण मिला, विपश्यना के जरिए सत्यनारायण गोयनका जी ने जो फैलाया, और भी दुनिया भर के अंदर बहुत सारे लोग इस बात को फैला रहे हैं। धर्म के आधार पर नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, उस भले ही अच्छा ईसाई होवे, अच्छा मुसलमान होवे, अच्छा हिंदू होवे, लेकिन वो बुद्ध को मार्ग को भी सराहता है, अगर वैज्ञानिक सोच का मार्ग वो अपनाना चाहता है तो। ये बुद्ध के देशनाम है, बुद्ध के उपदेशों में विपश्यना पर भी आपका काम है। ये क्या पद्धति है? विपश्यना के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, विपස්සना एक पाली भाषा का शब्द है। विपස්සना, वि यानी विशेष रूप से खुद को, पसना यानी देखना, खुद को विशेष रूप से देखना, ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना, परखना। ये एक बुद्ध की 2500 साल पहले जो ध्यान साधना, कहते बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को बुद्धत्व का प्राप्त हुआ था। वो पहले पैर में क्या हुआ था, दूसरे पैर के रात में क्या था, उसके आता वो सारा किताबों में लिखा हुआ है। और वो उन्होंने जो अनुभव किया, जीवन क्या है, जीवन कभी दुख क्या है, निवारण क्या है, जो गृह त्याग जिस उद्देश्य से उन्होंने किया था, उनका समाधान उस वहाँ मिला। और लंबी 6 साल की कठोर तपस्या को त्याग कर जब उन्होंने मध्यम मार्ग है ना, वीणा के तारों को इतना मत तारो कि वो टूट जाए, वीणा के तारों को इतना भी ढीला मचोड़ो बजे नहीं। और मध्यम मार्ग आज ही मिडिल पाथ ही सबसे एक्सट्रीम पे कोई भी जाएगा, चाहे वो समाज, घर, परिवार में कोई टूटेगा, बिल्कुल ही ढीला छोड़ेगा तो भी बजेगा। तो इसलिए बुद्ध का मार्ग है। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य मार्ग पे रहो, और यही मध्य मार्ग दुनिया को, और जो विपश्यना के कहा वही ध्यान साधना है जो भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे की थी। जब चीनी भिक्षु भाईयान जब भारत में आए थे, तो जब बोधि वृक्ष बोध गया के अंदर गए थे, तो उन्होंने वो तरंगे महसूस की थी और बताया था, लिखा था अपने विवरण के अंदर, दुनिया की धरती कहीं से भी कोई हिले ये नहीं, ये जगह है, कभी नहीं हिली। ये नहीं हिले। क्या तो वो जो वहाँ जो कोई जाता है, मैं भी कभी कभार जब जाता हूँ बिहार में, लुम्बिनी, नेपाल, सारनाथ, राजगीर, वैशाली, वही तरंगे। आज लगता है कि भगवान बुद्ध इसी रात जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के, उस चरणों पे, उन मार्ग पे जो भी जो जाएगा फिर लौट के कभी नहीं आएगा, वो वहीं के रहता है। और जो मुक्ति का जो मार्ग है, जो निर्वाण का जो मार्ग है, दुखों से मुक्ति और सुख शांति का मार्ग है, विपश्यना ध्यान साधना, ऐसी साधना जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय का व्यक्ति कर सकता है। उसके अंदर कोई मंत्र, शब्द, पूजा पाठ, कर्मकांड किसी मुख को रखने की जरूरत नहीं। खुद को देखो विशेष रूप से। और गोयनका जी ने जो राजस्थान की धरती पे जन्मे, बर्मा में उन्होंने व्यापार किया, फिर वहाँ से जब वो एक व्याधि, माइग्रेन की व्याधि से पीड़ित थे, विपश्यना के जरिए उनको उनका हल मिला, सही हुए, सारा व्यापार छोड़ के 1969 में भारत आए और इतना काम किया कि पूरी दुनिया में उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराया, बल्कि लोगों को सही रास्ता पे, बुद्ध के वैज्ञानिक मार्ग पे चलाया। और आज दुनिया भर के अंदर कई सेंटर हैं, उसमें जयपुर में भी जो सेंटर उस जमाने में जो गोयनका जी ने स्थापित किया था, बहुत प्रसिद्ध है। लोगों को जाना चाहिए इस तरह की साधनाओं में, बजाय कि कोई सांप्रदायिक संगठनों में वहाँ पे समय खराब करने के बजाय बुद्ध का मार्ग
आने वाला समय बुद्ध का है, आने वाला समय विज्ञान का है, आने वाला समय प्रेम, करुणा और मैत्री का है। तभी समाज, देश और संसार में खुशहाली कायम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर एमएल परिहार, जो हमारे साथ राजस्थान के अनुसूचित जाति समाज के सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक आंदोलन को लेकर बात कर रहे थे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.